Hello friends, welcome back to my channel Scholar Classes. So today we'll start a new lesson for class 9, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. The part 1 not part 1 but जो फर्स्ट चैप्टर था हिस्ट्री का क्लास 9 के लिए वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका था बहुत पहले। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, उसे आप पढ़ सकते हो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आई एम थिंकिंग टू अपलोड अ न्यू वीडियो। ओके, सो अभी विल ट्राई टू मूव ऑन विद द सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फॉर क्लास 9, दैट इज सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. So today we will cover the introduction part, the age of social change, liberals, radicals and conservatives, industrial society and social change, the coming of socialism to Europe, support for socialism. बस इतना पार्ट आज हम देखेंगे. आपको मैं ये बता दूं कि ये जो मैं क्लास इधर पे करवा रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस, ओके, ये हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू स्किप एनीथिंग. ओके, बुक में जैसा है और उसको और मॉडिफाई करके आई विल ट्राई टू प्रोड्यूस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट चैप्टर में आप फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पावरफुल आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था. ओके, फ्रेंच आइडियाज़ के 3 इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे. वो क्या क्या थे? एक था आपका लिबर्टी, ओके, जिसको हम फ्रीडम भी कहते. ओके, लिबर्टी, इक्वलिटी, ओके, और तीसरा था आपका फ्रेटर्निटी के बारे में आपने पढ़ा. ओके, सो ये 3 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स थे ये किसका देन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन का देन था. ओके बच्चों, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से पूरे यूरोप में एक नया उम्मीद जग रहा था. ओके, एक नया उम्मीद की किरण दिखाई दे रहा था, क्योंकि फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ था जो पहले कभी भी नहीं हुआ था. फ्रांस में मोनार्की को हटा के उधर पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, फिर रिपब्लिक हुआ. ओके, तो ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो हुआ था, राजा का जो पावर था उसे एकदम डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था. तो इसी के कारण से क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से पूरे यूरोप में एक नया उम्मीद की किरण नज़र आ रहा था, और बहुत सारे देश ये सोच रहे थे अगर फ्रांस में कुछ ऐसा हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं. एक सोसाइटी किस तरीके का सोसाइटी होना चाहिए, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण से लोगों को और भी एग्जाम्पल मिला. तो इसी कारण से इन मेनी पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड एशिया न्यू आइडियाज़ अबाउट इंडिविजुअल राइट्स स्टार्टेड ट्रैवलिंग. ओके, तो यूरोप में क्या हो रहा था कि राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में, जो फ्रांस ने पहले अच्छा एग्जाम्पल दे चुका था, पूरे यूरोप में क्या हो रहा था? ट्रैवल हो रहा था. सिर्फ यूरोप में नहीं, एशिया में भी ट्रैवल हो रहा था. सोसाइटी को कौन रूल करेगा? रूल नहीं, कौन गवर्न करेगा? किस तरीके के लोग सोसाइटी को गवर्न करेंगे? ओके, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा? ये सब बातें अब धीरे धीरे करके डिस्कस होने लगा पूरे यूरोप में और एशिया में भी. सिर्फ अगर आप इंडिया का बात करोगे तो उस समय में जो रिफॉर्मर्स वगैरह थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, ओके, हेनरी बिवेन डिरोजियो, ये 2 जो रिफॉर्मर थे ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बहुत सपोर्ट किए थे ये दोनों रिफॉर्मर्स ने. तो इन्होंने सोचा अगर फ्रांस में कुछ ऐसा हो सकता है, फ्रांस में मोनार्की को हटा के रिपब्लिक लाया जा सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं? इंडिया में क्यों हम अंधविश्वास चीज़ को मान रहे हैं? इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? ख़त्म कैसे कर सकते हैं? तो ऐसा था कि बहुत सारे लोग सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे. ओके, सोसाइटी में जो हाई कास्ट था, लो कास्ट था, उसे वो चेंज करना चाहते थे. पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको ये सब पसंद नहीं था. ओके, तो किसी को बहुत सारे, जैसे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 4 में, सम फेल्ट दैट सोसाइटी शुड चेंज इन अ ग्रेजुअल मैनर वाइल अदर्स वांटेड टू रिस्ट्रक्चर सोसाइटी इन अ रेडिकल वे. किसी को सोसाइटी क्या करना था? एकदम स्लो प्रोसेस में चेंज करवाना था, धीरे धीरे चेंज करना था किसी को. ओके, पर बहुत सारे ग्रुप ऐसे भी थे जिनको झट से क्या चाहिए था? सोसाइटी को चेंज करना था. ओके, जो गैप था रिच और पुअर के बीच में, ये उनको क्या करना था? रिड्यूस करना था. तो ऐसे कुछ ग्रुप्स के नाम है, कुछ को लिबरल्स कहा जाता था, कुछ थे आपके रेडिकल्स और कुछ कौन थे? आपके कंजर्वेटिव्स. तो ये कौन थे? इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. So out of the 3 groups who wanted to change the society, the first was the liberals. The meaning of liber means free. Okay, और जो फ्रीडम के बारे में सोचते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिबरल्स. तो लिबरल्स को एक ऐसा चाहिए था, एक ऐसा नेशन चाहिए था जो सभी धर्म को क्या कर सके? रेस्पेक्ट कर सके.
कोई भी धर्म बड़ा, कोई भी धर्म छोटा, ऐसा नहीं, सभी धर्म को क्या मिले, इक्वल रिस्पेक्ट मिले। और उन्होंने इतना ही नहीं, ओके, जो मोनार्क, जो राजा वगैरह जो था, उनका जो अनकंट्रोल्ड जो पावर था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाया। ओके, उनको एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का बारे में उन लोग ने आवाज़ उठाया। अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा, राइट। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होता है कि आप वोट दोगे, किसी एक उम्मीदवार को वोट दोगे और वो आपके बदले में जाके पार्लियामेंट में क्या करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। इतना ही नहीं, वो उस समय में जितने भी सिटीजन्स थे यूरोप में, उन सब के राइट्स, जो मौलिक अधिकार वगैरह जो था, उन सब को वो बचा के रखना चाहते थे, उनके लिए वो लड़ना चाहते थे। पर वो किस में बिलीव नहीं करते थे, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज में वो लोग बिलीव नहीं करते थे। ओके, क्यों? उनको ऐसा लगता था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वुमेन को नहीं मिलना चाहिए, राइट टू वोट वुमेन को मिलना नहीं चाहिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है, राइट टू वोट। ओके, तो उनको भी ऐसा लगता था कि जो मेन, जो प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी था, जो टैक्स पे करते थे, सिर्फ उन्हीं को ही वोट देने का क्या है, अधिकार है। तो लिबरल्स का सोच कुछ ऐसा था। सो दूसरा ग्रुप था रेडिकल्स, एक ऐसा ग्रुप जिनको अपने डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। एक ऐसा ग्रुप जो अपने डिमांड को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते थे, वो किसी भी चीज़ का वेट नहीं कर सकते थे। तो रेडिकल्स को एक ऐसा देश चाहिए था जिसमें जो जनता है वही गवर्नमेंट बनाए, वही गवर्नमेंट फॉर्म करे, उनको ऐसा देश चाहिए था। और बहुत सारे रेडिकल ग्रुप ने किसको सपोर्ट किया, सफ्रेजेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। सफ्रेजेट का मतलब क्या है कि जब वोटिंग राइट्स वुमेन को मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सफ्रेजेट। हालांकि उन्होंने किसको अपोज किया, किसके विरुद्ध चले गए, जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह जो थे, फैक्ट्री में जो फैक्ट्री के ओनर्स वगैरह जो थे, फैक्ट्री के मालिक वगैरह जो थे, इनके ये विरुद्ध चले गए। इनका क्या मानना था कि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। देखिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में ये लोग नहीं थे, पर ये लोग किसके अगेंस्ट में थे, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ गिने चुने लोगों के हाथ में होता है, वो उसके अगेंस्ट में थे। क्योंकि इनका ऐसा मानना था कि फैक्ट्री में काम तो मजदूर करते, पर उसका जो प्रॉफिट जो होता है सब कौन ले जाता है, आपका मालिक ले जाता है। अगर प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाता सबके समक्ष तो वो लोग खुश थे, पर इधर तो ऐसा नहीं हो रहा था। ओके, तो फैक्ट्री के जो मालिक थे उनके पास ही सब प्रॉफिट आ जाता था। तो रेडिकल्स का ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ एक हाथ में जा रहा है, प्रॉपर्टी यानी आपका जो प्रॉफिट, फैक्ट्री का जो प्रॉफिट पूरे एक हाथ में जा रहा है, मालिक के अंडर में जा रहा है। उनका ऐसा मानना था कि अगर ये प्रॉपर्टी सभी लोगों में इक्वली शेयर हो, तब ये जो इनइक्वलिटी है ये क्या होगा, ये देश से ख़त्म हो जाएगा। सो आपका तीसरा ग्रुप जो था वो थे आपके कंजर्वेटिव्स। ओके, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा ग्रुप जो अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को कंजर्व करके रखना चाहते थे। तो ये ग्रुप जो थे, ये आपके लिबरल्स और रेडिकल्स का जो आइडियाज़ था इसके अगेंस्ट में थे। ये उनके आइडियाज़ के अगेंस्ट में इसलिए थे बिकॉज वो उनके आइडियाज़ से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे करके कंजर्वेटिव्स ग्रुप जो थे, इनका भी माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा था। इनको भी ऐसा लग रहा था कि अब सोसाइटी में चेंज आना बहुत ज़रूरी है। पर इनका ये भी मानना था कि चेंज तो आएगा ही आएगा, चेंज एक न एक दिन आएगा, पर ये चेंज आपका धीरे होना चाहिए, एकदम रेडिकल्स की तरह फास्ट चेंज सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। और चेंज इस तरीके से आना चाहिए कि उनका जो इतिहास था, उनका जो पास्ट था, ओके, कंजर्वेटिव्स का जो कल्चर था, ट्रेडिशन था, उसको भी रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। उनका कुछ ऐसा मानना था। ओके, तो कंजर्वेटिव्स वही ग्रुप थे जो चर्च को बहुत सपोर्ट करते थे, जो मोनार्की को बहुत सपोर्ट करते थे, जो अपने पुराने इतिहास, ट्रेडिशन, कल्चर को बहुत सपोर्ट करते थे। और ये किसके अगेंस्ट में थे, ये लिबरल्स और रेडिकल्स के अगेंस्ट में थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर सब टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। तो जैसा कि आपने अभी पढ़ा 3 ग्रुप के बारे में, इनका अपना अपना उद्देश्य था सोसाइटी को चेंज करने के लिए। ये वही समय था जब सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंज भी धीरे धीरे करके आ रहा था। सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंज धीरे धीरे करके आ रहा था, फैक्ट्रीज वगैरह बनने लगे,
रेलवेज़ वगैरह कंस्ट्रक्ट होने लगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बनने लगे। और जब भी किसी भी जगह में फैक्ट्रीज़ वगैरह बनता है, बड़े बड़े कारखाना वगैरह बनता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको किसका ज़रूरत होता है, वर्कर्स का ज़रूरत होता है। और ये वर्कर्स आपको कहाँ से मिलता था, या तो विलेजेस से मिलता था, कुछ कुछ जगह पे सिटीज़ में भी मिलता था। तो वर्कर्स का ज़रूरत होने के कारण से क्या हुआ, जो विलेज एरियाज़ में जो वर्कर्स वगैरह जो रहते थे, ये लोग अब अपना घर छोड़ के कहाँ जाने लगे, सिटीज़ की तरफ जाने लगे, जहाँ पे बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह था, जहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह मिल रहा था। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जब कोई एक व्यक्ति अपना घर छोड़ के दूसरे सिटी में रहने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसको अच्छा फैसिलिटीज़ वगैरह मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो आपने पढ़ा ही होगा उसके बारे में। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये वही समय था जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ था इंग्लैंड में, और इसके कारण से जब इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनने लगे तो बहुत सारे वर्कर्स का ज़रूरत भी था। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया, ओके, उन लोग ने मेन, वुमेन, बच्चों को फैक्ट्रीज़ में लाया, फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। ओके, पर उन लोग का जो काम करने का जो तरीका था, काम करने का जो कंडीशन था, बहुत ही ख़राब था। ओके, सो उन लोग को फोर्सफुली 8 से लेकर 10 घंटा तक उन लोगों को काम करना पड़ता था। वर्किंग कंडीशन भी अच्छा नहीं था, ब्रेक्स वगैरह अच्छा नहीं था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो वेज इनको जो मिलता था, वेज का मतलब क्या है, जो उनको डेली सैलरी जो मिलता था, ये भी एकदम आपका क्या था, कम था। काम उनको 10-12 घंटा करवाया जाता था, और उसके बदले में जो उनको पैसा मिलता था, ये क्या था, बहुत कम था। तो ये एक तरीके का क्या था, इनइक्वालिटी था। इतना ही नहीं, जो हाउसिंग, जो उनको रहने का जो जगह मिलता था, ओके, जो उनको रहने का जो जगह वगैरह मिलता था, हाउसिंग, और जो साफ सफाई का जो कार्यक्रम वगैरह जो था, ये भी बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलता था। और यही जो प्रॉब्लम्स था, तो कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात किया, वेज बहुत कम था, वर्कर्स का वेज बहुत कम था। ओके, साफ़ सफाई उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था उस समय में। वर्किंग जो आवर्स थे, काम करने का जो समय था, वो बहुत ज़्यादा था। तो यही डिमांड कौन पूरा करना चाहते थे, लिबरल्स और रेडिकल्स पूरा करना चाहते थे। तो देखिए, जो उस समय में जो फैक्ट्रीज वगैरह जो होता था, बड़े बड़े कारखाना वगैरह जो होता था, ये किसका होता था आपका, ये होता था आपके रिच लैंडलॉर्ड्स या तो प्राइवेट इंडिविजुअल को होता था। ओके, ये 1 या 2 आदमी का होता था बस, उससे ज़्यादा नहीं होता था। और इसमें से जो वर्कर्स वगैरह जो होते थे, ये तो इधर पे काम करने के लिए आते थे। ओके, तो काम करने के लिए जो वर्किंग आवर्स था वो बहुत ज़्यादा था, और उनको जो वेजेस वगैरह जो मिलता था वो बहुत कम था। तो लिबरल्स और रेडिकल्स ने, उनका कहना क्या था कि अगर वर्कर्स को फ्रीडम मिले, उनके राइट्स को अगर बचाया जा सके, ओके, और जितने भी ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे ज़्यादा बिलीव करते, अगर ये लोग बिना कोई रिस्ट्रिक्शन से आम आदमी को काम करने का मौका दे, तब ही सोसाइटी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ओके, तब भी सोसाइटी क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इनका लिबरल्स और रेडिकल्स का कुछ कहना ऐसा था। तो 19th सेंचुरी आते आते पूरे वर्ल्ड में जो डिमांड था वो मेनली किसके लिए था, वर्कर्स के लिए था। तो आप लोग को थोड़ा आइडिया तो मिल रहा होगा ये चैप्टर्स किससे रिलेटेड है। यस, ये चैप्टर्स आपका किससे रिलेटेड है, मेनली बेस्ड है आपका वर्कर्स के लिए बेस्ड है। ओके, वर्कर्स के राइट्स को कैसे दिया गया, कैसे उनका जो डिमांड्स था कैसे पूरा किया गया, उसी के बारे में है ये चैप्टर। कुछ लिबरल्स, कुछ नेशनलिस्ट, कुछ रेडिकल्स को क्या करना था, 1815 के बाद में जब यूरोप में चेंजेस आना स्टार्ट हो गया, ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुआ था, यूरोप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा था। तो उनको क्या करना था कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो बना था उस समय में, जो मोनार्की था, वो उसे क्या करना चाहते थे, जड़ से ही फेंकना चाहते थे। ओके, इस मोनार्की को, जो रूल ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, इसे वो लोग पसंद नहीं करते थे। और इसी के लिए क्या हुआ था, बहुत सारे देश में, जैसे आपका फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी ग्रुप्स वगैरह फॉर्म होने लगे। इटली के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा, एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था गिसेपी मैज़िनी। उन्होंने अपने देश को बाकी दूसरे देश के कब्जे से छुड़ाने के लिए और कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में लड़ने के लिए क्या किया, इन्होंने
सीक्रेट एजेंसीज वगैरह बनाया, जैसे यंग इटली और यंग यूरोप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सब टॉपिक दैट इज़ द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। तो सोशलिज्म भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सबके लिए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के बारे में, उसी तरीके से सोशलिज्म भी बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शायद सबको ऐसा लग रहा था उस समय में कि सोसाइटी जिस जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके से बनना चाहिए, वो किस तरीके से बनना चाहिए, एक सोशल वे में बनना चाहिए, जहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट और लॉस दोनों में किसका कंट्रोल होगा, सोसाइटी के जनता को कंट्रोल होगा। तो आप पहले सोशलिज्म का मतलब क्या है वो देख लो। ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ओके, जहाँ पे क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो सामान वगैरह जो सोसाइटी में लोग बनाते, बेचते, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते, ओके, उन सब में किसका हक होना चाहिए, पूरे सोसाइटी का अधिकार होना चाहिए। समझ में आया? ओके। जैसे इधर पे क्या हो रहा था, इधर पे यूरोप में क्या हो रहा था, जो फैक्ट्रीज वगैरह जो था वो तो किसी एक आदमी का था, राइट, और इसमें जितने भी प्रॉफिट वगैरह होता था वो कौन, सब किसका था, फैक्ट्री के मालिक का था। वर्कर्स फैक्ट्री के मालिक के लिए काम करते थे, पर वर्कर्स को तो कुछ भी अच्छा नहीं था, उनको वेजेस भी अच्छा नहीं था, उनका वर्किंग कंडीशन भी नहीं अच्छा नहीं था। तो इधर पे सब प्रॉफिट किसका हो रहा था, आपके ये फैक्ट्री का मालिक का था। इसीलिए जो धीरे धीरे के करके जो एक कॉन्सेप्ट फेमस होने लगा, वो कॉन्सेप्ट का नाम क्या था, सोशलिज्म, जहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा और एक्सचेंज जो होगा, इन सब में किसका कंट्रोल रहेगा, पूरे सोसाइटी का कंट्रोल रहेगा। मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस होगा, वो पूरा इक्वली किसके समक्ष डिस्ट्रीब्यूट होगा, सभी जनता के समक्ष क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही है आपका सोशलिज्म का मतलब। और ये कॉन्सेप्ट जो था सोशलिज्म का, ये लगभग सभी को पसंद आने लगा। ओके, यूरोप में जितने भी देश थे सबको ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके पसंद आने लगा। इतना ही नहीं, हमारा देश इंडिया जब आज़ाद हुआ था, उसके बहुत साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने, जब हमारा संविधान को अमेंड किया गया था, ओके, प्रियम्बल को अमेंड किया गया था 1972 में, तो उस समय में एक वर्ड ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में, वो था आपका सोशलिज्म। पहले नहीं था, पर बाद में इसे क्या किया गया, ऐड किया गया। ओके, तो सोशलिस्ट क्या थे, जो लोग सोशलिज्म को फॉलो करते थे उनको क्या कहते थे, सोशलिस्ट। ये किसके अगेंस्ट में थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, और इनका ये मानना था यही प्राइवेट प्रॉपर्टी के कारण से ही पूरे समाज में क्या हो रहा है, इनइक्वलिटी हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना है, जड़ से ही उखाड़ के फेंकना है। तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाने के लिए जब ये फैल रहा था धीरे धीरे करके, तो बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसको सपोर्ट किया। उनमें से एक फिलोसोफर का नाम था रॉबर्ट ओवेन। ओके, रॉबर्ट ओवेन, इनका जन्म हुआ था 1771 में और इनका डेथ कब हुआ था, 1858 में। वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, ओके, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर थे ये भी, और इनका ये मानना था कि अगर कोऑपरेटिव्स बनाया जाए, कोऑपरेटिव्स का मतलब क्या है, जैसे आप लोग देख सकते हो गाँव में क्या होता है कि गाँव बस्ती में क्या होता है कि you have seen many kind of dairy, okay, many kind of dairy in villages and all। जैसे आपके गांव वगैरह में होता होगा, ओके, जैसे मान लीजिए हर एक फैमिली के घर में काऊ है, ओके, गाय है, और सभी गाय दूध देता है, ओके। तो अगर दूध खरीदने वाला कोई भी नहीं होगा तो वो आपका जो ये काऊ मिल्क है ये तो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए गांव में क्या बना, एक डेयरी फार्म बना। तो डेयरी फार्म में जाके क्या होता है, एटलीस्ट वो जो वर्कर्स है, जो फार्मर्स वगैरह जो है, ये अपनी जो काऊ मिल्क है उसे उधर पे जाके क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ओके, प्योरिटी के हिसाब से। तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पैसा तो इन लोगों को मिलेगा। तो ऐसे ही फैक्टर को हम क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव कैसे कहते हैं। तो रॉबर्ट ओवन ने क्या कहा कि सोसाइटी में क्या बनाना चाहिए, हम लोग को कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाना चाहिए, और इसका उन्होंने नाम क्या रख दिया, न्यू हार्मनी। कहाँ पे, इंडियाना, जो एक स्टेट है कहाँ पे, यूएसए में। ओके, इंडियाना नाम का भी एक स्टेट है कहाँ पे, यूएसए में। तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मनी, कहाँ पे, इंडियाना, यूएसए में। दूसरे फिलोसोफर जो थे उनका नाम था लुई ब्लैंक। इनका जन्म हुआ था 1813 में और उनका मृत्यु कब हुआ था, 1882 में। तो ही वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव्स एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस।
मतलब वो भी कुछ ऐसा ही चाहते थे। रॉबर्ट ओवन का जो फिलोसॉफी था कुछ ऐसा ही चाहते थे, कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करना चाहते थे और कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को रिप्लेस करना चाहते थे। कैपिटलिस्ट का मतलब मैंने आपको समझ में आपको बता दिया था। कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ वो होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और जो प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में, प्राइवेट कंपनीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो लुई प्लैंक ने क्या कहा, जो प्राइवेट कंपनीज है इसे हमें क्या करना है, बंद करना है और किसको फोकस करना है, कोऑपरेटिव्स को फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स। ओके, इनके थ्योरीज तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में और इनका डेथ हुआ था 1883 में। फ्रेडरिक एंगल्स का जन्म हुआ था 1820 में और इनका डेथ कब हुआ था, 1895 में। तो कार्ल मार्क्स का जो आइडिया है ये आपका कम्युनिज्म से रिलेटेड है। ओके, जो अभी आप इंडिया में देखते हो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जैसे CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। तो ये मार्क्सिस्ट वो लोग हैं जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ये आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। ठीक कहा था उन्होंने, राइट। जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो क्या है, आपका कैपिटलिस्ट है। कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में इंडस्ट्रीज है। ओके, और वर्कर्स उधर जाके काम करते, काम करने के बदले में उनको अच्छा वेजेस भी नसीब नहीं होता है। तो उनका ये मानना था कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म जो कॉन्सेप्ट था इसे निकाल देना है सोसाइटी, इसे बाहर निकालना है। ओके, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले जो रूल करते थे सोसाइटी में, इनको भी सोसाइटी से क्या करना है, निकालना है। समझ में आया? तो उनका ये मानना था कि सोशलिज्म ही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो एक सोसाइटी को इक्वल रास्ते में सबके लिए समान क्या दे सकता है, रेस्पेक्ट सबको मिलेगा, समान रेस्पेक्ट सबको मिल सकता है। तो सोशलिज्म वाज अ कॉन्सेप्ट विच वॉज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रॉफिट। ओके, जो कुछ भी हो सबको क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक फॉर द डे, दैट इज सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ओके, तो सोशलिज्म को तो बहुत सारे लोग सपोर्ट ही करते थे, हमारा देश भी सपोर्ट कर ही रहा है। तो 1870s के टाइम में सोशलिस्ट का जो आइडियाज़ था ये पूरे यूरोप में क्या हो रहा था, ट्रैवल हो रहा था, बिकॉज ये स्पेशली वर्कर्स के राइट के लिए बात कर रहा था। और आप सबको पता है रिच पीपल से भी ज़्यादा मेजॉरिटी लोग कौन होते हैं, आपके वर्कर्स, फार्मर्स ही होते हैं कोई भी एक देश में। तो वर्कर्स सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। तो और इसीलिए सोशलिस्ट क्या कर रहे थे, इनका जो मूवमेंट है सिर्फ अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट फैलाने के लिए उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाया जिसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। तो सेकेंड इंटरनेशनल क्या था, ये एक ग्रुप था। ओके, जिसमें कोई भी देश के मेंबर्स इसमें मेंबर बन सकते थे, देश के लोग इसका मेंबर बन सकते थे, ताकि सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उनके देश में भी क्या कर सके, फैल सके। तो इसीलिए देखिए, वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगैन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस, टू सेट ऑफ फंड्स, दे सेट ऑफ फंड्स टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ नीड्स। ओके, उन लोग ने क्या किया, वर्कर्स ने एक संस्था, पॉलिटिकल ग्रुप्स वगैरह बनाना स्टार्ट किया ताकि लोगों को राइट्स पूरा हो सके। तो लोगों को राइट्स को पूरा करने के लिए उन लोग ने फंड्स वगैरह भी इकट्ठा करना स्टार्ट किया। जब भी किसी को भी किसी भी फंड का नीड होता था तो उसे मिलता था। ओके, और इतना ही नहीं, उनका मेन डिमांड क्या था कि वर्किंग जो आवर है इसमें रिडक्शन हो, 10 घंटे के बदले में 5 घंटे हो। ओके, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो इस समय में सिर्फ किसको मिलता था, मेन को मिलता था, सबको मिले। ओके, राइट टू वोट जो है ये क्या मिले, सबको मिले, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, मेन हो, वुमेन हो, सबको राइट टू वोट का अधिकार मिलना चाहिए। और ऐसा ही करते करते क्या हुआ 1905 में, ओके 1905 में क्या हुआ, सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म्ड अ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड अ सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब इंडिया को आज़ादी मिला था 1947 में, तो ब्रिटेन, इंग्लैंड में कौन सा गवर्नमेंट था, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था, वो था आपका लेबर पार्टी। ओके, लेबर पार्टी था उस समय में पावर में, इसीलिए उन लोगों को पता था, हमारी डिमांड्स के बारे में उनको पता था, इसलिए उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने हमें आज़ादी भी दे दिया, राइट। और इधर पे देखते हो आप, दूसरा वर्ड है ट्रेड यूनियन। और ट्रेड यूनियन के बारे में आपको समझ पता ही होगा। ओके, कहीं पे भी जो गवर्नमेंट जॉब्स है, जो प्राइवेट जॉब्स है, उसमें वर्कर्स के राइट को बचाने के लिए एक ग्रुप बनाया जाता है जिसका नाम क्या है, आपका ट्रेड यूनियन। ये स्पेशली आपका फैक्ट्रीज़ वगैरह में देखने को मिलेगा। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है कि जो फैक्ट्री के जो ओनर होते हैं ये कभी भी वर्कर को निकाल सकते हैं बिना कोई रीज़न के, राइट। तो
बिना कोई रीज़न के कारण से उन्हें वर्कर्स को निकाला जा सकता है। तो आज एक वर्कर को निकाला, कल दूसरे वर्कर को निकाला, ऐसा करते करते क्या होता है कि वर्कर्स अपने राइट्स के बारे में ओनर के अगेंस्ट में बात ही नहीं कर सकते। ओके, तो इसीलिए सब मिलके एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, उसी ग्रुप का नाम क्या है, ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन बहुत ही सक्सेसफुल एसोसिएशन है अब पूरे यूरोप का। ट्रेड यूनियन क्या भी करते हैं, ट्रेड यूनियन अपने डिमांड्स को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल करते हैं। अगर फैक्ट्री में वर्कर काम करने के लिए आएंगे नहीं तो फैक्ट्री तो लॉस में चला जाएगा, राइट। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन लगभग आपको अभी सभी देश में, सभी फैक्ट्रीज में, सभी कारखाना में देखने को मिलेगा। इंडिया में ट्रेड यूनियन आपको रेलवेज़ में भी देखने को मिलेगा, और बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उनका भी यूनियन होता है। अब ये यूनियन क्यों बना मैंने आपको बताया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे दूसरा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो है आपका कि रशिया जो देश है उसमें क्रांति कैसे आया। ओके, हाउ डिड रशियन रेवोल्यूशन टुक प्लेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कोई भी आपका क्वेरीज हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ओके, यू कैन सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो।